अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 22 में खुश आमदीद है आप सबको। उम्मीद है आप लोगों को इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली होगी। बिटकॉइन ने भी दोबारा से मूवमेंट दिखाना शुरू की है, और जिस तरह हमने लास्ट वीक कहा था कि बिटकॉइन अपने एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर है, और एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर जो है मार्केट साइड में मूव करती है, और उसके बाद मार्केट के अंदर पंप दिखाई देता है, जो कि हमने देखा था कि अभी थोड़ा सा पंप आया है मार्केट के अंदर, लेकिन साथ साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कम होते दिखाई दे रही है। और एक अच्छा साइन होता है ऑल कॉइन्स के लिए, क्योंकि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती है ऑल कॉइन्स ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करने से पहले आज का विनर अनाउंस कर देते हैं। पिछली पॉडकास्ट के अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जो कोई भी इसका सही जवाब देगा उसको हम जो है वो $20 का गिव अवे करेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हसलोपीडिया के नाम से हमारे भाई हैं जिन्होंने सही सवाल का जवाब दिया था, और सवाल ये था कि बिटकॉइन का ETF अमेरिका में जब लॉन्च किया था गया था, तो सेकंड बिटकॉइन का ETF जो था स्पॉट ETF, वो कौन सी कंट्री में लॉन्च हुआ था? तो उसका जवाब था हांगकांग। तो हसनोपीडिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत चुके हैं $20 का गिव अवे। नेक्स्ट गिव अवे जो है $20 का, वो इसी पॉडकास्ट के अंदर हम मेंशन करेंगे। आपने पॉडकास्ट पूरी देखनी है। पॉडकास्ट के दौरान कहीं पे भी हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और सही जवाब देने वाले को मजीद $20 हम USDT गिफ्ट करेंगे। तो अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। हसन भाई, ओवर टू यू, इफ यू कैन शेयर व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस विद द मार्केट एनालिसिस। जी अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो बिटकॉइन एक्यूमुलेशन रेंज का बारे में बताया, तो वही मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं उससे पहले थोड़ा बताता चलूँ कि मेरे पास जो ये ब्लू में है, मैंने इस बार ये मेंशन कर दी, ये थी हमारे पिछले महीने की रेंज। ये रेंज आए और यहाँ पे रेंज लो। उसके बाद जब बिटकॉइन जो है वो हाफिंग का हुआ, तो उसके बाद उसने एक और रेंज बनाई जिसमें बिटकॉइन, अगर मैं हाफिंग साइकिल को एनालाइज करूँ तो मुझे वहाँ से पता चलता है कि एक एक्यूमुलेट करता है हाफिंग के बाद फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि बिटकॉइन की जो एक्यूमुलेशन रेंज है वो 60,660 से 67,462 पे है। ठीक है, हमने आपको अपने पॉडकास्ट में पहले मार्च में बताना स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम जनवरी में बताया था कि बिटकॉइन की हाफिंग की जो फेजेस होते हैं। ठीक है, हाँ, मैं चाहूँगा कि मेंबर्स हमें अगर पॉडकास्ट देखते हैं तो हमें बताएं कि वो क्या फेजेस थे। उसके बाद मार्च में हमने आपको बताया कि बिटकॉइन की जो हाफिंग के बाद क्या होता है कि साइडवेज मूव करता है और उसके बाद अच्छा मार्केट में पंप आता है। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी कि अगर तो कोई बंदा ऑल्ट्स पे एंट्री लेना चाहता है तो ये वाली रेंज उसके लिए स्पेसिफिक है। अगर आप हमारा पॉडकास्ट भी देखें तो मैंने इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ किया था और आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया। देखें यहाँ पे रेंज हाई पे पहले टेस्ट हुआ बिटकॉइन, जो पिछला मैं एनालिसिस शेयर नहीं करूँगा। यहाँ पे रेंज हाई पे स्विंग फेलियर हाई हुआ, यहाँ पे फिर लो, फिर यो, फिर यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि एक डेविएशन हुई रेंज लो से। लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया, उसके बाद सारे शॉर्ट्स को लॉन्ग्स को ट्रैप करके उसके बाद यहाँ पे दोबारा जो है रेंज लो, एक्यूमुलेशन रेंज लो रिक्लेम कर ली। अब इस क्राइटेरिया को, इस पूरे पैटर्न को जो यहाँ पे हुआ, इसको कहते हैं फेल्ड ऑक्शन। फेल्ड ऑक्शन कहें आप, डेविएशन कहें आप, मैनिपुलेशन कह रहे हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, उसको ये कहते हैं। अब हम बिटकॉइन में आगे क्या देखते हैं। देखिए, बिटकॉइन ने 60,660 पंप ले लिया, लेकिन अगेन रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, ये देखें 60,462 एग्जैक्ट टू दी एग्जैक्ट डॉलर, जो कि इसका एक्यूमुलेशन रेंज आया है। अगर तो आप बिटकॉइन में अगला मूव देखना चाहते हैं, अगला प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या एग्ज्यूम कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो रेंज हाई जो है एक्यूमुलेशन की वो रिटेन करे। उसके बाद जब वो रिक्लेम कर लेगा डेली वीकली कैंडल क्लोज के बाद, वी कैन एक्सपेक्ट रिटेस्ट ऑफ द रेंज वैल्यू एरिया हाई ऑफ द प्रीवियस रेंज, दैट इज एट 72,868। अगेन अगर मैं एडिशनल कॉन्फ्लुएंस ऐड करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम आपने हमारा वो देखा जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था फिप के बारे में। तो अगर मैं फिप ड्रॉ करूँ और एग्जैक्ट टू दी डॉलर ड्रॉ करूँ तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि बिटकॉइन जो है वो कहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अभी आप ये देखें, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की, तो आप ये साइकिल देखें कि 0.618 टू 0.66 से एग्जैक्ट वहाँ से रिजेक्शन आ रही है। ये देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको मार्केट जब रिट्रेस कर रही थी 60,660 61,000 पे, जितने भी हमारी पॉडकास्ट एपिसोड्स हुई, हम आपको ये बताते रहे कि ये टाइम है एक्यूमुलेट करने का, ये टाइम है एक्यूमुलेट करने का। मार्केट ने 60,660 को ब्रेक किया, नीचे गई, वापस एड किया, उसको रिक्लेम किया, तो वहाँ भी हमने आपको बताया कि ये टाइम है ऑल्ट्स को एक्यूमुलेट करने का। तो जिन्होंने हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड देखी हैं, उन्होंने सीरियस लिया है, तो उन्होंने ऑल्ट्स एक्यूमुलेट किए होंगे और वो अब प्रिंट कर रहे होंगे इसमें।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम पॉडकास्ट की हम अपने पेड मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ सेशन कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये हम स्पेसिफिक पॉडकास्ट को और सारे लोगों को इकट्ठा बैठना, यहाँ पे पूरी टीम को एक लाना, सब अपने काम छोड़ के आपके लिए आते हैं, ये ज़रूरी इसलिए है कि आप लोग सीखें, ठीक है, मार्केट में कि आगे मूव क्या होने वाले हैं। अगर आपने अच्छा प्रिंट करना है तो आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके हमारे असैसिन है वो आपको सिखाते भी हैं टेक्निकल एनालिसिस, ताकि आप चीज़ें सीखें। अब मेरे पास MVRV का चार्ट है, ये मैंने इस बार शो किया है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जब भी मार्केट पंप लेती है और MVR 1 to 0.9 के दरमियान आती है, तो नॉर्मली ये एज्यूम कर यहाँ पे किया जाता है कि जितनी भी कॉस्ट बाइस होती है मिड टर्म बायर्स की, तो मार्केट उससे 10% जो है वो प्लस माइनस फ्लक्चुएट करती है। इसका होता क्या है कि यहाँ तो इनके सेंटिमेंट्स यहाँ पे फ्लक्चुएट कर जाते हैं, अगर नहीं फ्लक्चुएट करके दे कंटिन्यू टू होल्ड। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चार्ट है, बिटकॉइन रियलाइज लॉस बाय लॉन्ग टर्म होल्डर्स एंड शॉर्ट टर्म होल्डर्स। मार्च में जब बिटकॉइन की हाफिंग आने वाली थी, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो वहाँ से हमने एक नैरेटिव आप मार्केट में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया कि अब ये टाइम है जहाँ आप अपने शॉर्ट टर्म नैरेटिव से जो अपना नैरेटिव है वो शिफ्ट कर लें लॉन्ग टर्म होल्डर। लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने आपको ये गाइड किया कि अब आप शॉर्ट टर्म होल्डर से उस अपना जो नैरेटिव है, अपना बायस है, वो शिफ्ट कर लें एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद कंसोलिडेट किया, तो जो एंटिटी लॉस में थी वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होल्डर था। इधर जो रेड में वो शॉर्ट टर्म होल्डर है और ब्लू में जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर है। तो देखें जो भी एंटिटी लॉस में थी तो वो शॉर्ट टर्म होल्डर थी। अब क्या होता है, जब शॉर्ट टर्म होल्डर जो डे ट्रेड कर रहा होता है, नॉर्मली शॉर्ट टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड कर रहा होता है, तो जब वो लॉस में जाता है तो वो पैनिक सेल कर देता है। अभी डाटा में कोई हमारे जैसे कोई एवरेज ट्रेडर या मीडियम फंड्स के ट्रेडर नहीं होंगे, इसमें बड़ी वेल्स होती हैं, बड़ी वेल्स होंगी और उसके अलावा और बड़े वॉलेट्स। तो नॉर्मली जो ग्लास नोड है वो उनके सारे पैटर्न्स को एनालाइज करता है और इसको एक चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। तो आप देखते हैं कि जैसे यहाँ भी मार्केट ने जब पंप किया और उसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, तो जितने के शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं सिर्फ वही लॉस में थे। ठीक है, उन्होंने ये रियलाइज लॉस बुक किया, अपने अनरियलाइज को रियलाइज लॉस कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगेन जब मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, तो सिर्फ रियलाइज लॉस किसने कन्वर्ट किया, शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने। जबकि लॉन्ग टर्म होल्डर उसका एज अ इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, उसको इन डेविएशन से, इन रिट्रेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता होता है कि मार्केट में जो बुल साइकिल है उसमें कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट आती रहती है। हसन पिछले चार्ट दोबारा जाइएगा जरा। जी जी अदनान भाई, इस चार्ट में मुझे बताया हसन भाई, इसमें से रेड वाले आप हैं या ब्लू वाले आप हैं? ना नहीं, मैं तो ब्लू वाला हूँ, और ब्लू में भी थोड़ा डार्क ब्लू वाला। अच्छा, अगर वो अच्छा, ये जरा आसान अल्फाज में लोगों को समझाते हैं। ये ब्लैक जो आपने बताया है ना, तो ये जब मार्केट आपने देखा होगा कि जुलाई 2021 और जनवरी 2022 में ये मार्केट थोड़ा साइड में मूव कर रही थी, और उसके बाद मार्केट ने डंप लिया था, जनवरी 2023 तक डंप लिया था। तो उस डंप के अंदर रेड वाले जो थे वो लोग थे जो शॉर्ट टर्म होल्डर थे, जो जल्दी जल्दी पैसे बना के निकलना चाहते हैं ना, उनको लॉस सबसे ज्यादा हुआ है। और ब्लू वाली लाइन में जैसे हसन भाई ने कहा कि ये ब्लू वाले हैं, तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर है, ये कब से अपने बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी इनके पास ओल्ड कॉइन्स है ये लेके बैठे हुए हैं। तो बिटकॉइन के साथ ही सारी मार्केट रिलेट करती है। तो अगर ये बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कि ओल्ड कॉइन्स भी इसका रिलेट करती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वॉरेन बफेट आपको कहता है ना कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, उसका ये मतलब होता है कि आपने मार्केट में ज्यादा अरसे के लिए रहना है, ज्यादा अरसे के लिए रहेंगे, अपनी आपको कंसिस्टेंस रखेंगे, एकदम से पैनिक नहीं करेंगे, सेल करना शुरू नहीं कर देंगे, तो आप लॉस में कम आएंगे। और अगर आप लॉस में आ भी जाते हैं तो लॉन्ग टर्म होल्डर जो है उनका लॉस कम है, और जो शॉर्ट टर्म होल्डर है उनका लॉस ज्यादा है। तो ये बात हसन भाई ठीक है, और चार्ट यही बता रहे हैं आपको। जी जी अदनान भी ऐसा ही है। और अगर आप इसको एक और किसी और तरह एक्सप्लेन करना चाहें, तो इधर मैं जो ब्लू से एक्सप्लेन किया, तो मैं कहूँगा ये यहाँ पे थे कॉस्ट बायस कर रहे थे, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म होल्डर ने जब देखा कि भाई लॉस बढ़ता जा रहा है, तो वो मार्केट से अपने अनरियलाइज लॉस को लॉस में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन जब जो लॉन्ग टर्म होल्डर था उसने लॉस देखा, तो वो शिफ्ट हो रहे थे एवरेज कॉस्ट बायस की तरफ। जब कॉस्ट बाइस में उनके पास डॉलर कॉस्ट एवरेज के फंड थे, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे देखें वो आप इन्वेस्टर माइंडसेट से अपने पास बैठे हुए हैं फंड्स के, और जब मार्केट का पीक आएगी तो वो बुक करेंगे और साइड पे हो जाएंगे और नेक्स्ट साइकिल का वेट करेंगे। ये एक और साइकिल है जिसमें मैंने सेपरेट करके जो है एक चार्ट मेरे पास है, जिसमें पता चलता है कि जो डे ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो रियलाइज लॉस बुक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस टाइम फ्रेम में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, पर डे के हिसाब से उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 32 to 48 मिलियन जो है ना वो लॉस, अनरियलाइज लॉस को रियलाइज लॉस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डर हैं तो आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कि हम प्रीच करते हैं कि आप अपना नैरेटिव एज अ इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म होल्डर की तरफ शिफ्ट कर चुके होंगे हमारे पॉडकास्ट के बाद, तो आपको इन फ्लक्चुएशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये मैं अज्यूम करता हूँ कि इस लॉस में आप शामिल नहीं होंगे। ठीक है, आई विल होप कि आप इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इतनी पॉडकास्ट की 22nd एपिसोड है, कुछ सिखाने का तो फ़ायदा होना चाहिए कि आपको इन लोगों में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे जब ये शॉर्ट टर्म होल्डर लॉस बुक कर रहे थे, तो आप यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज करके अपने फंड्स को बिल्कुल पीएनएल ऑफ करके सुकून से बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा इसमें जो अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डर है, उन्होंने इतना एज सच कोई लॉस बुक नहीं किया, वो डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे थे, अपने फंड्स इंक्रीज कर रहे थे, तो उनके ऊपर नहीं है, वो एज इन्वेस्टर माइंडसेट से आए हैं, तो वो मार्केट में टिल द बुल साइकिल पीक वो रहेंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन एंड चेन लिंक। चेन लिंक और बिटकॉइन का ना मैं कहूँगा कि और किसी का इतना रिश्ता ताल्लुक मजबूत नहीं है जितना इन दोनों का है। हम 26,000 27,000 की रेंज में थे, चेन लिंक ने पंप करना स्टार्ट किया, 10 ब्रेक किया, तो उसके पीछे बिटकॉइन पंप करना स्टार्ट हो गया। अगेन आप देखेंगे जब चेन लिंक ने भी पंप करना स्टार्ट किया, तो बिटकॉइन ने भी उसके साथ पंप करना स्टार्ट कर चेन लिंक दिया। का क्या एसन इसके साथ, चेन लिंक क्यों रिलेट करता है बिटकॉइन से? चेन लिंक अदान की अभी जो इसका पंप था वो तो इसकी न्यूज़ की वजह से था ना, कि ये अभी जो है लिंक जो है कुछ एसेट्स हैं उनकी टोकनाइजेशन में काम कर रहा है कुछ फर्म्स के साथ, तो उसका पंप था। लेकिन मैं एक को रिलेट कर रहा हूँ पिछले सिनेरियो के साथ, कि जहाँ पे हम पहले ट्रेड कर रहे थे, चेन लिंक ने पंप स्टार्ट किया, उसके पीछे बिटकॉइन ने भी पंप स्टार्ट कर दिया। अगेन ये एक इंडिकेटर है, अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हैं बहुत डीपली तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा। उसके अलावा अगर हम देखें कि बिटकॉइन की वेल्स की जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल लो हो गई है, कि लोगों ने जितना एक्यूमुलेट करना था वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं, उसके बाद जो है अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और उसके बाद अब वो होल्ड करेंगे टिल द टाइम पीक ऑफ साइकिल। अब पीक ऑफ साइकिल किसी को भी नहीं पता, तो जब ये वॉलेट्स जो हैं वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट ने अपनी पीक अचीव कर ली है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चार्ट है। इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मार्केट में ETF की वजह से कुछ हाइप क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा हाइप, थैंक्स टू ETF की हमने बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन भी देखी। लेकिन ETF ने दो चीज़ों में इम्पैक्ट क्रिएट किया। लोग कहना स्टार्ट हो गए कि ETF की वजह से मार्केट में कभी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, लेकिन मार्केट में रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, कि इससे हमें पता चलता है कि हाफिंग जो भी होगी अपनी साइकिल को फॉलो करती है। सेकंड, मार्केट में लोगों ने कहा कि ETF में एकदम इतना पैसा आएगा कि एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी, लेकिन हम ETF का वॉल्यूम नेग्लिजिबल भी होते देखा है, जीरो भी जाते देखा, और हमने आउटफ्लोज भी देखे हैं, जो ये बताता है कि भाई ये दोनों नैरेटिव खराब थे। अब पिछले दिनों जब ETF का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो गया, तो वही जो लोग पहले एक्सेलरेटेड ग्रोथ कहते थे, वो कहते थे कि ETF जो था वो फेक था, ETF में जो है वो वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये चीज़ें कॉल करना स्टार्ट कर दी। देखिए ETF जो है उसको असल अपना एसेंस दिखाते हुए कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, उसको महीने 6 महीने नहीं तो साल चाहिए, जिधर वो असल अपनी जो वो जो है हैसियत वो बताएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर तो लॉन्ग टर्म होल्डर या अपना बाई साल चेंज करेंगे, तो फिर ये आप इसकी असल एसेंस देख सकते हैं, वरना आप क्या होगा, आप लॉस बुक करके अपना वॉलेट ज़ाया कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब बाकी जो लोग होंगे जो इस एपिसोड से या पिछले एपिसोड से फ़ायदा उठाएंगे, तो वो जो है आप सिर्फ इस असल मूव को देख सकते हैं। ये एक डेटा है जो शो करता है कि जब गोल्ड का ETF आया था, तो कितने इंस्टीट्यूशंस जो थे उसके फर्स्ट क्वार्टर में इन्वॉल्व थे, 95। लेकिन जब SEC ने इसकी स्पॉट फाइलिंग स्टार्ट हुई, उसके अलावा जो भी डिस्क्लोज करते हैं, तो बिटकॉइन के फर्स्ट क्वार्टर में ETF के 937 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। और अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा बैंक्स जो कि बिलियंस ऑफ एसेट्स US में होल्ड कर रहे हैं, उसके अलावा हांगकॉन्ग भी आ गया है, लेकिन जो लोग बिटकॉइन को पहले पोंजी स्कीम और उसके अलावा क्रिमिनल करेंसी कहते रहे हैं, तो वो भी इन्हीं लोगों में शामिल है, जो कि 937 इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मकसद ये है कि आपको पहले भी ये बताते रहे हैं कि जो भी बड़ा बंदा होता है वो नहीं चाहता कि एक एवरेज बंदा इन चीज़ों से पैसे बनाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत रिसर्च के साथ अपने मेंटोर चूज़ करें। मेंटोर ऐसे चूज़ करें जो आपको एक लेवल ब्रेक होने पे आपका बाइस फुली चेंज ना कर दें। ठीक है, आपको वो एक बड़ी पिक्चर की तरफ लेके जा रहे हो। जैसे अदनान भाई कहते हैं कि जब भी आप डाउट में होते हैं तो आप जूम आउट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगी भाईजान बिटकॉइन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से अपना नैरेटिव चेंज करें। जो भी आपने पास में गलतियाँ की, अपना आपने रियलाइज लॉस बुक कर लिया है, तो कोई नहीं, अब आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं।
अभी भी हमारे पास टाइम है, आप यहाँ से एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जब मार्केट सुपर साइकिल में एंटर होगी तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, उसके बाद बुकिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप एक चीज देखने वाली मजे की ये है कि ये जो GBTC है, अब वापस जाएं जरा उस चार्ट पे। जी जी। ये आप, हाँ, इसमें जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ग्रे स्केल वालों का, अब ग्रे ये स्केल बता वाले जो थे ये आउटफ्लो कर रहे थे ना अपने बिटकॉइन के ETF का, तो मुझे अभी तक ये डाउट है कि इन्होंने आउटफ्लो क्यों किया था और अब इनफ्लो आना क्यों शुरू हो गया? क्या इन्होंने अपनी एक्सपेंस रेशियो कम कर दी है जो इनका इनफ्लो आना शुरू हो गया अभी? नान भी अभी तक इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया एक्सपेंस शो का, लेकिन लास्ट टाइम भी अगर मेरी और आपकी डिस्कशन हुई थी उसमें यही हम डिस्कस कर रहे थे कि हर प्लेटफॉर्म के, हर इंस्टीट्यूशन के कुछ लॉयल बायर्स होते हैं, कुछ लॉयल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन 3 महीने के आउटफ्लोज के बाद GBTC ने ये दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो इनफ्लो देखा है। तो यही हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो उनका लॉयल बायर है या इन्वेस्टर है वो मार्केट में एंट्री ले रहा है। अच्छा, इसमें जो हांगकांग का ETF है उसका डेटा है आपके पास? नहीं, उसका डेटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक और नई एडवांसमेंट हुई है मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा एंड्रयू टेट, ओरिजिनल गैंगस्टर जिसको हर कोई कहते हैं, वो फाइनली फर्स्ट टाइम आके कह रहा है कि मेरे पास $100 मिलियन पड़े हुए हैं और मैं जो है वो डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं बिटकॉइन के अंदर डाल रहा हूँ। तो आया ये बात सच है? अगर सच है तो इसने इतनी देर तक वेट क्यों किया है बिटकॉइन के अंदर आने का? क्या ये भी पहले डिनाइल फेज में था और अब जाके इसको लग रहा है कि अब आना चाहिए? क्या लगता है आपको? ऐसे ही अदनान कि मैं नॉर्मली इसको इतना फॉलो नहीं करता। आई होप कि उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है आके अब इसके नीचे कमेंट ना करने लग जाए। लेकिन यही कह सकते हैं कि मैंने एक दफ़ा शायद इसकी पढ़ी थी कि वो क्रिप्टो के एंटी क्रिप्टो सेंटिमेंट जो है ना वो रखता था। जैसे आपका दोस्त जो है बिली आंखों वाला, उसका सेंटिमेंट था, तो उसके अलावा जो एंड्रयू टेट है उसी का भी था। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके US के और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े 937 इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो आप भी है वो उस तरफ माइल होने वाले हैं। तो यही एक चीज़ हो सकती है जो उसको भी अट्रैक्ट की होगी, जिसकी वजह से उसने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट का कर लिया है। लेकिन वही मैं कहूँगा कि जो उसके पास आइडियल टाइम था, हो सकता है वो मिस कर चुका हो। जहाँ वो अपने 100 मिलियन को वो 5-6 मिलियन कर सकता था, वहाँ से अब वो 2 मिलियन 2.5 मिलियन मैक्स कर सकता होगा। उसके अलावा नान भी हम अगर डिस्कस करना चाहें इथीरियम के बारे में, इथीरियम ETF की डेडलाइन आने वाली है। सेम वही आपने देखा होगा कि मार्केट में नैरेटिव फ्लो किया जा रहा है कि SEC रिजेक्ट कर देगा और उसके बाद फिर जो है वो इथीरियम डंप करेगा। देखें, ये चीज़ें आपको भी याद होगी, बिटकॉइन के लिए भी पहले प्रिवेल करते रही हैं। फिर SEC ने लोग समझ रहे थे कि वो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन SEC ने अप्रूव कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो देखें कि इथीरियम ETF में प्लेयर्स कौन से इन्वॉल्व, ठीक है, क्या वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो SEC को कोर्ट में घसीटेंगे और SEC निकल भी नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि SEC जो है वो गलती करेगा उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाने की। तो इथीरियम ETF डिसीजन तो SEC को ही पता है, लेकिन अगर तो आप एक्यूमुलेट करना चाहिए तो इथीरियम बहुत अच्छी रेंज पे यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप ETF अप्रूव होगा तो आपको पता है बिटकॉइन ने कैसे पंप लिया था, तो इथीरियम जो है उसके कोई क्वार्टर जो है, सॉरी हाफ जो है उसका मार्केट कैप है, तो वो भी आपके काबू नहीं आएगा। तो यही टाइम है कि जहाँ पे आप अपने जो भी एसेट्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि जब इथीरियम ब्रेक करेगा, ऑल्ट्स ब्रेक करेंगे, तो फिर आपके पास जो है वो सर से पानी गुजर चुका होगा। बिल्कुल सही बात आपने की है, और इथेरियम के ऊपर मैं जितना बुलिश हूँ शायद ही कोई और इन्फ्लुएंसर इतना बुलिश होगा। और यही वजह है कि मेरी अगर 3-4 साल पुरानी वीडियोस पे भी चले जाएं तो मैं इथेरियम का कब से कह रहा हूँ, $190 से कह रहा हूँ। सो देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव बीन पुटिंग माय एफर्ट्स इनटू इथेरियम, बिकॉज इथेरियम की अगर आप चार्ट्स निकाल के देख लें, उनके नंबर ऑफ डेवलपर्स निकाल के देख लें, उनकी कोर्स की डेवलपमेंट देख लें, तो इथेरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब जितने भी मीम कॉइन्स थे पहले वो लॉन्च होते थे इथेरियम के ऊपर, लेकिन अब वो सोलाना के ऊपर चले गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि इथेरियम थोड़ा इस मीम कॉइन्स के गन से साफ हो चुके हैं। और चूंकि हम इथेरियम की ETF की बात कर रहे हैं, तो अब हम गिव अवे की भी बात करते हैं जो इथेरियम की ETF से रिलेटेड है। $20 का गिव अवे आप सबके लिए। क्वेश्चन ये है कि इथेरियम का जो ETF है इसकी डेडलाइन ब्लैक रॉक के लिए कौन सी डेट की है? इसके लिए थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। आंसर आपने लिखना है कमेंट्स के अंदर, इस यूट्यूब की वीडियो में कमेंट्स के अंदर लिखना है, और फिर आपने ट्विटर के ऊपर जाना है, वहां पे आपने हमारे ट्विटर अकाउंट को भी टैग करना है, और इस टैग करने के बाद आपने जो हमारी यूट्यूब वीडियो है इसका लिंक भी देना है, और वहां पे आपने जवाब देना है, और जवाब देना है कि भाई जो इथेरियम का ETF है ब्लैक रॉक का, उसकी डेडलाइन कब तक की है। और जवाब देखने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, मसलन कि ETF इथेरियम का कब अप्रूव होने की चांसेस आते हैं, क्या वो अभी अप्रूव होने जा रहा है इस महीने या उसके लिए मजीद डिले होगा।
तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके बाद अपने सेगमेंट का मजीद कंटिन्यू करते हैं। Zen, do you have other topic of discussion that we should continue for this podcast? जी अदनान भाई, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यही देखा है कि जो हमारी ऑडियंस है वो टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे होते हैं उनको, या जो टेक्निकल टूल्स होते हैं उनको बहुत पसंद करती हैं। तो आज हम अगेन एक टेक्निकल टूल को डिस्कस करेंगे। टूल का नाम है बॉलिंजर बैंड। ये तकरीबन 1980s में एक अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉन बॉलिंजर जिनका नाम था, उन्होंने इसको इन्वेंट करा था। इसमें बेसिकली 3 ट्रेंड लाइंस होती हैं जो आप यूज करते हैं। जो मिडिल ट्रेंड लाइन होती है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, और जो लोग बेसिक स्टेटिस्टिक्स से वाकिफियत रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो बेसिकली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे जो है वो आपकी अदर 2 लाइंस होती हैं, तो उससे एक अपर बैंड और लोअर बैंड बन जाता है। तो अब जो ये बॉलिंजर बैंड होता है, इसको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम अपने सेटअप्स में इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर आपको असासन ज्यादा बेहतर बताएंगे। ओवर टू यू असासन। बॉलिंजर बैंड की जो बाय डेफिनेशन या बाय यूज इसका ये है टू मेजर वॉलेटिलिटी इन अ मार्केट। अब वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है? वॉलेटिलिटी का मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, मैं आपको एक प्राइस रेंज बना देता हूँ। समझे बिटकॉइन ऊपर नीचे ऊपर ऐसे ऑसिलेट एक ही रेंज में कर रहा है, ये कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं है। रादर देन अगर आप ऐसे इस रेंज के बारे में इसको आप ऐसे समझना, एक बहुत बड़ी रेंज है, उसके बीच में बिटकॉइन जा रहा है ऊपर नीचे रेंज, आपकी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर भी जा रही है, अच्छी मूवमेंट आपको दे रही है। दिस इज कॉल्ड ए वॉलेटाइल मार्केट। अब इसको किस सिचुएशंस में आपको यूज करना चाहिए? जैसे मैं आपको ये देखूँ ना, यहाँ से मार्केट काफी वॉलेटाइल थी, ये इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। इसको ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। अब जैसे आप इस फेज में देखें ना, यहाँ पे कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं है, ये साइडवेज रेंज बाउंड है, यहाँ पे साइडवेज रेंज बाउंड है, यहाँ पे साइडवेज रेंज बाउंड है, तो ये इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर मैं आपको लेट्स सपोज सोलाना का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें व्हाट इज बॉलिंजर बैंड, ये तो आपको समझ आ गया। अब ये 3 लाइंस क्या हैं, इस पे मैं इंडिकेटर पे डबल टैप करूंगा और ये जो लाइंस है ना, एक देखें आप, अगर मैं इसको 30 कर दूं तो आप देखें यहाँ पे चेंजेस आएगा काफी। तो आपकी जो 20 लाइन है ना, इट्स बेसिकली योर SMA, ये जो बीच वाली ब्लू लाइन है मिड लाइन, इट इज योर सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप इसको क्या कहते हैं चेंज करना चाहो, आप EMS भी कर सकते हो, आप क्या कहते हैं SMA भी कर सकते हो, WMA व्हाटएवर, बट बाय डिफॉल्ट इट इज SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डिफॉल्ट 2 ही है, तो इसमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, इसको डिफॉल्ट ही रखेंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज हाउ दिस वर्क्स एंड हाउ कैन यू यूज क्या कहते हैं बॉलिंजर बैंड एज एन इंडिकेटर टू स्कैल्प और टू सी ए ट्रेंड, क्योंकि ये ट्रेंड कैच करने के लिए यूज होता है टू मेजर वॉलेटिलिटी। देखें अब मैं आपको, जैन आप मुझे कोई टाइम फ्रेम बताओ, व्हाट टाइम फ्रेम डू यू वांट मी टू असेस? 4 आवर्स। ओके, ये 4 आवर पे हैं हम, ठीक है। लेट मी शो यू हियर। अब बॉलिंजर बैंड में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको आप कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसे आप देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके यहाँ पे आप आके देख लें। यहाँ पे देखो ना आप, आपको नजर आ रहा होगा ये जो 3 लाइंस हैं। अच्छा, टॉप को कहते हैं टॉप बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। आप इसको टॉप बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, अपर बैंड, जो आप कहना चाहो उसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैन अगर आप देखो ना, दान भाई आप भी अगर देखें, इफ यू सी कि यहाँ पे ये बहुत नैरो हुआ है, ये वाली रेंज बहुत नैरो हुई है, इसमें आपका बैंड स्क्वीज हो गया हुआ है, मतलब ये बैंड पूरा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया हुआ है, जिसमें आपकी ट्रेडिंग अगर देखें अगेन एज वी डिस्कस्ड के बॉलिंजर बैंड को आप यूज करते हो वॉलेटिलिटी देखने के लिए, तो इस रेंज में तो कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं है, तो इस रेंज पे आप ट्रेंड का फायदा नहीं उठा सकते। व्हाई? बिकॉज द प्राइस इज रेंज बाउंड, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको ही अगर आप 15 मिनट पे ले जाओ, क्योंकि 15 मिनट पे तो हमें लगेगा ना 4 आवर में इतनी खास मूवमेंट नहीं दे रहा, लेकिन लेट्स सपोज 15 मिनट पे आप देख लो,
15 मिनट में आपको यहाँ से अगर आप बाय करो, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ से बाय करो, टॉप पे सेल कर दो, फिर यहाँ से बाय करो, सेल कर दो, एज लॉन्ग यू हैव अ स्टॉप लॉस, एज लॉन्ग यू हैव एन इनवैलिडेशन पॉइंट, इट्स ऑल गुड। ठीक है, लेट्स गो बैक टू 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे थे हम, ओके, वी वर, लेट्स सपोज वी वर हियर। देखो, जब भी बैंड स्क्वीज होता है ना, इट इंडिकेट्स के एक अच्छी मूव आएगी, एक वॉलेटाइल मूव आएगी, बिकॉज वी यूज दिस बैंड टू मेजर वॉलेटिलिटी। नाउ लेट मी गेट माय पेन। ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हो इसने कर दिया यहाँ से ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आप कैसे देखोगे, आपको नजर आ रहा है ये अपर बैंड से ऊपर इसने कैंडल क्लोजिंग किया, राइट। उसके बाद अपर बैंड के ऊपर इसने कैंडल क्लोजिंग की, तो इसने आप देखें यहां से मिड बैंड से, यानी जो हमारी 20 SMA थी, इसको ही सपोर्ट बना लिया। देखें, ये जो मिडिल बैंड है ना, इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड। यहाँ पे देखें, आपको बुलिश ट्रेंड इसने दिया है, तो यहाँ पे आके इसको एज अ सपोर्ट रिवर्सल इसने अपनी यहाँ से FVG फिल की, एंड देखें $160 पे था, यहां से जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया $140 पे। अब देखें, लोगों को क्या लगता है कि भाई इसने अपने टॉप पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब प्राइस रेंज बाउंड थी, कि टॉप पे हिट करता है रिजेक्ट, नीचे पे चला जाता है, नीचे पे हिट करता है टॉप पे, यहाँ पे नीचे हिट किया तो टॉप पे मैं सेल भी कर दूं। देखें, जब आपकी कैंडल क्लोजिंग एक, यहाँ पे आप देखें ना, आपकी ये जो कैंडल थी, इस सबको मैं मिटाता हूँ, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड अ बुलिश मारुबुजू कैंडल। ये दोनों कैंडल, क्योंकि उसकी बॉडी कोई 95% है ना, और विक बहुत छोटी है, सो दिस इज द इन द एंटायर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दिस इज द मोस्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इसमें बाइंग प्रेशर ही बाइंग प्रेशर है, नोबडी इज सेलिंग, यहाँ पे बेयर्स मरे हुए हैं, यहाँ पे सब बुल्स हैं। एंड उसकी अगली कैंडल भी देखें, आपको मोमेंटम बहुत अच्छा मिला, फिर उसके बाद भी ऊपर नीचे प्राइस गई, अपनी इसने करेक्शन ली, एंड आप यहाँ पे देखें, जब आपकी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हुई ना, आपका बोलिंजर बैंड एक्सपेंड हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने इसने क्या कहते हैं ब्रेकआउट किया, यहाँ से ऐसे ही नहीं बैंड हो रहा, बैंड ऐसे ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, ऊपर नीचे से दोनों साइड से एक्सपेंड हो रहा है। और जब प्राइस की मोमेंटम, जब कॉइन का मोमेंटम साथ साथ चले ना, जैसे आप यहाँ पे देखो, बैंड भी एक्सपेंड हो रहा है और साथ प्राइस भी ग्रो कर रही है, दिस इज ए वेरी बुलिश क्या कहते हैं ट्रेंड। यहाँ से आप कॉइन को होल्ड भी कर सकते हैं। ये कैंडल्स के साइज देखें आप, ये 4 आवर पे है, अगर आप 1 डे पे जाएंगे, 1 आवर पे जाएंगे, यू विल सी अ गुड रैली। इसके ये तो फरवरी की है, फरवरी में बिटकॉइन भी आपको अगर याद हो बुलिश था, तो ये आपका क्या कहते हैं जो बैंड है, अपर बैंड, इट इज एक्सपेंडिंग एंड सो इज द प्राइस, सो दिस इज ए वेरी बुलिश इंडिकेटर। यहाँ पे फिर आप आके देखें, अगर मैं आपको सिमिलर बेरिश कोई पैटर्न दिखाऊं, ये देखो, लेट मी गो ऑन 1 डे, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट, इसको अगर आप इन्वर्स कर दो, सो इट इज बेरिश। लेट मी गो अराउंड हियर, ये देखो, इससे यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इज अराउंड 2023, सोलाना $21 पे है। ओके, इसने कोई अपनी डेली कैंडल क्लोजिंग देख लें, इसके नीचे की है, विच इज अ बेयर ट्रेंड। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी SMA होती है, इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस एंड एज ए सपोर्ट, बट डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड। देखिए, ट्रेंड यहाँ पे बेरिश हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ। ठीक है, अब अगर आप, अगेन वन थिंग टू ऐड, अगर आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हो, don't just rely on Bollinger Band just because the band has tapped a certain zone, आप buy या sell कर दो, that's stupid. You should always have multiple reasons to take a trade. आपको बिटकॉइन के प्राइस, बिटकॉइन डोमिनेंस देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कॉइन अगर आप स्कैल्प कर रहे हो 1 आवर या 15 मिनट्स पे, आपको देखना चाहिए कि सोलाना डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, सोलाना अगेन आज क्या हो रहा है, इसने टैप किया, ठीक है, यहाँ पे इसने अपने बोलिंजर बैंड के टॉप पे बुलिश मारुबुजू कैंडल बना ली, बिल्कुल $142 से $158 पे कैंडल क्लोजिंग की, अराउंड 12% पंप। एंड देखें, जस्ट बिकॉज द प्राइस हैज टैप्ड द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द बैंड डजंट मीन के प्राइस रिजेक्ट हो, नो। बुल कैंडल है, बुलिश, बहुत बुलिश कैंडल है, बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जा रही है पिछले 5-6 दिन से, वैसे ही आपका बैंड एक्सपेंड हो रहा है एंड प्राइस वैसे ही ग्रो कर रही है।
एंड ऐसे ही होता है. अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग इसने नीचे की एंड बैंड भी एक्सपेंड होता गया नीचे की तरफ, प्राइस भी नीचे के ट्रेंड में ही जा रही है, तो ये आपका बेरिश इंडिकेटर हो गया, ये बेरिश आपका प्राइस एक्शन हो गया. अब अगेन लास्ट थिंग टू ऐड अबाउट दिस बोलिंजर बैंड, अगर आप देखें, अब इसको यूज करने के दो तरीके हैं. What I personally don't recommend people to rely too much on indicators, लेकिन अगर आपको कॉन्फ्लुएंस के लिए, स्कैल्प के लिए यूज करना है, इट इज डिसेंट. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी समझ आनी चाहिए. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये आज कल का है, ये 19 मई के कैंडल है. जैन आपको ये नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है इसके नीचे, राइट? अब आपको तो लगेगा, और साथ ये देखें बेरिश मारुबुजू कैंडल है विच इंडिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर. साथ बैंड भी नीचे एक्सपेंड हो रहा है, तो हमें तो ये लगेगा कि भाई यहां से बाइंग नहीं करनी चाहिए, प्राइस और ज्यादा नीचे जा सकती है. करेक्ट? साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, विच इज टोटली वैलिड. हाउएवर 2-3 कैंडल्स बनी, उसके बाद आपका एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बना है विच इज योर हैमर. ये बुलिश हैमर है, ये हथौड़ा जो बनता है ना, ऊपर बने या इसको उल्टा कर दो, जैसे मैं आपको यहाँ पे इन्वर्ट करके देता हूँ, ऐसे इन्वर्टेड हैमर हो. इट इज रिगार्डलेस ए ट्रेंड रिवर्सल कैंडल. लेकिन इसकी वैलिडेशन भी होती है. इसकी वैलिडेशन ये होती है जनाब कि इसके अगली जो कैंडल्स हैं, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो, जो कि यहाँ पे ये हो गया. और इसका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होगा कि जो हैमर का डंडा है ना, जहां से आप हैमर को पकड़ते हैं, इसके लो के नीचे आपकी कैंडल अगर क्लोज हो गई, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूं, तो 1 आवर पे अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो दैट मींस द कैंडल स्टिक पैटर्न हैज बीन इनवैलिडेटेड. अब समझे जनाब, आपने देखा ओ भाई हैमर बनी है, इसकी कंफर्मेशन मुझे इधर हुई, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली. एंड सपोज आप पेशेंट ट्रेडर नहीं भी हैं, आपने इसके टॉप पे बोलिंजर बैंड पे हिट हुआ, तो आप ये देख 1 2 3 4 5 6 7 साढ़े 8 घंटे में इन अ वर्किंग आवर्स आपके 2.5% 2.5% आपको प्रॉफिट भी हो गया स्पॉट पर. लेकिन अगर आपने देखा होता है कि बिटकॉइन के मोमेंटम अच्छा है, बिटकॉइन ने अपनी सारी लिक्विडिटी स्वीप की है, इट्स गोइंग गुड, एंड आप अगर आप 30 मिनट्स पे देखते हैं तो आपको नजर आता है कि बैंड स्क्वीज एक्सपेंड कर रहा है. तो अभी देखें सालाना 7-8%, 6-7% ऊपर है. इसको मैं 30 मिनट्स पे जाके देख लेता हूँ. ये देखो यहाँ पे हमारा हुआ था ना, 7 बैंड एक्सपेंड हो रहा है. 15 मिनट पे जाके देख लो, सारा 7 आपके साथ सामने आपका बैंड एक्सपेंड हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू ट्रेड on Bollinger Band, but obviously as I've mentioned, you must know multiple stuff about just not rely on Bollinger Band. जी सर, तो जैसा आपने बोला कि बोलिंजर बैंड को हम मेनली यूज करते हैं वॉलेटिलिटी देखने के लिए. तो जब भी बैंड कंस्ट्रक्ट होता है तो या स्क्वीज होता है, तो हमें पता है कि अब वॉलेटिलिटी अनकरीब आने वाली है. तो इज देयर अ वे कि सिर्फ बोलिंजर बैंड को देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकें कि वो जो वॉलेटिलिटी है वो बेरिश डायरेक्शन में होगी या बुलिश डायरेक्शन में होगी, या उसके लिए हमें अलग इंडिकेटर्स या अलग ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं? देखिए यहाँ पे बैंड एक्सपेंड था, बढ़ा था, यहाँ पे हो गया स्क्वीज, राइट? यहाँ पे फिर स्क्वीज हो गया. कैन यू सी दिस? बैंड छोटा हो गया. बैंड छोटा हो गया, अगली मूव क्या होगी? ओके, आपको बीटीसी का चार्ट भी देखना पड़ेगा, बिटकॉइन डोमिनेंस का भी देखना पड़ेगा. हाउएवर बैंड स्क्वीज होने से पहले बैंड बढ़ा था और उसका ट्रेंड क्या था? बुलिश ट्रेंड था. आपका यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आ गया. अच्छा जैन, अब मैं आपको ना बेरिश, जैसे आपने पूछा ना, आपको बुलिश का समझ आ गया ना कि कैसे काम करता है जी. अब आप देखें, यहाँ पे देखें आपका बैंड फिर स्क्वीज हो गया एंड देन आपका बेरिश मूव आया. इफ वी जूम आउट, आपको नजर आएगा कि आपका पूरा ट्रेंड ही बेरिश है. सिमिलरली अराउंड ओवर हियर, मैं आपको ये दिखाता हूँ. यहाँ पे अगर आप देख लें, आपका बैंड स्क्वीज हो रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वीज हुआ है, ये आपका बेरिश ट्रेंड है, यहाँ पे आपकी बेरिश कंटिन्यूएशन हुई है. हाँ, कभी ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे लाजमी नहीं हमेशा ऐसे हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपका ट्रेंड बेरिश जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपका ट्रेंड रिवर्स होगा. आपका बेरिश या बुलिश ट्रेंड एक हमेशा फॉर एवर कंटिन्यूसली नहीं चल सकता, इसमें एग्जॉस्शन हमेशा होती है. तो आप एज लॉन्ग एज यूर कंसिडरिंग बिटकॉइन एंड उसकी क्या कहते हैं डोमिनेंस को भी आप कंसिडर करें, तो आप इसको
एज सच इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ से आपकी अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम था 117 से इथेरियम सोलाना 150-60 तक आया, यहाँ पे आके इसकी फिर रेंज बाउंड हो गया, देन इट पम्प्ड अगेन, इट पम्प्ड अगेन, इट पम्प्ड अगेन। सो ऐसे आप देख सकते हो। एंड द लास्ट थिंग टू ऐड, बुलिंजर बैंड, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप यस उसके पोटेंशियल रिवर्सल देख सकते हो। जैसे कि मैं देखता हूँ, ये भाई हमारा ये बैंड, सॉरी, ये एक बैंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं ऊपर सेल कर दूंगा, नीचे हिट होगा तो बाय कर दूंगा, ऊपर हिट होगा नीचे सेल कर दूंगा। इट डज वर्क। हाउएवर, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप वन डे को ना देखें, आप वन डे को देखें कि बुलिंजर बैंड है कहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे अगर आप स्कैल्प करना चाह रहे हैं, इट इज अ बिट रिस्क फॉर श्योर, बिकॉज बिट ऑल्दो इसका बैंड एक्सपेंड होगा, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। आप अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो देखें, अगर आप यहाँ पे बाय करते, जस्ट सेइंग द कैंडल्स आर सुपर बुलिश एंड द बैंड इज एक्सपेंडिंग, यहाँ से आपका फिर आपको पेशेंस, अगर आप बंदे हैं तो आपके लिए तो चिल सीन है। लेकिन अगर आप पैनिक कर जाते हैं 1-2% के ड्रॉप पे, सो अगर आप इधर आए ना 15 मिनट्स पे, आप ऐसे देख सकते हैं उसको, यहाँ पे बाय कर लें, ऊपर सेल, बाय सेल, बाय सेल, एंड उसकी एक्सपेंशन ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसके हिसाब से आप बिटकॉइन की डोमिनेंस एंड बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देख के अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस या टीपी हिट कर सकते हैं। बट द लास्ट थिंग, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, तो आप इससे स्कैल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन इट इज यूज्ड टू मेजर वॉलेटिलिटी, तो बेहतर ये होगा आप इसके लिए जिस चीज के लिए बना है उसको ही यूज करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म हायर टाइम फ्रेम पे आप इसका ट्रेंड फाइंड करते हैं, बट ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप इसको स्कैल्प समवट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बुलिंजर बैंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री, जैन। जी एहसान, तो अभी हमने जैसे आज बुलिंजर बैंड्स को काफ़ी इन डेप्थ कवर करा है। हमने देखा है कि वो वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना चाहें तो उसमें इसको यूज़ करना सही रहता है। तो अभी तक हमने जितने भी टेक्निकल्स कवर करे हैं, तो बुलिंजर बैंड के साथ कौन से ऐसे डिफरेंट टूल्स हैं जो हम अभी तक ऑडियंस को सिखा चुके हैं, जो कि परफेक्टली आइट से एक मैश हो सकते हैं टू बिल्ड अ सेटअप। यार देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप प्राइस एक्शन को इसके साथ कंपेयर करते, इसके साथ इसमें ऐड करते हैं, दैट्स वेरी गुड। और साथ इसमें आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि हमने ग्रुप में लर्निंग सेक्शन में दिए हुए हैं, तो आपको फ्यूचर में भी पॉडकास्ट में भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड क्योंकि ये सारी कैंडल्स ना आपसे बात कर रही है, व्हाई, बिकॉज इट ऑल हैज अ मीनिंग। व्हाई, बिकॉज कैंडल्स क्या दिखाती हैं कि लोग इधर सेल कर रहे हैं, तो आपका ये ह्यूमन बिहेवियर है कि लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो कैंडल से आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कैंडल है, इट्स अ बुलिश कैंडल। व्हाई, बिकॉज पीपल आर थ्रोइंग मनी। इसको अगर आप 1 आवर पे जाके देख, ये 1 आवर पे है ना, जैसे मैं आपको 15 मिनट पे जाके दिखाता हूँ, इधर आए, अगेन ये 15 मिनट पे हैमर बनी, ये देखें। पहले मैं 1 आवर पे कहीं पिछले साल का आपको चार्ट दिखा रहा था, आप देखो यहाँ से आया प्राइस, इसने अपने बॉटम पे विक क्रॉस किया, और कैंडल क्लोजिंग का आपने हमेशा वेट करना है। बुलिश हैमर, बुलिश मारुबुजू, वहां से समझे आपने कैंडल कंफर्मेशन के बाद भी अगर आपने ली होती ना, अगर आप टॉप पे बेस से अगर आप अभी भी होल्ड किए होते, 5%, 6%, 3-4% आपके बन जाते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज यू हैव मल्टीपल रीजंस, जस्ट बिकॉज बुलिंजर बैंड के डेली टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट 1 सेकंड पे टॉप पे या बॉटम पे हिट हो गया, इसका ये मतलब नहीं आपको सेल या बाय करना चाहिए। बिटकॉइन डोमिनेंस आपको लाजमी फॉलो करनी है। बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी आप ये लगा सकते हैं, ये देखिए बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, बिटकॉइन को भी आप क्या कहते हैं इस पे ये लगा सकते हैं। सो इट्स ऑल गुड। एंड बिफोर वी एंड, आई वांट टू शो दिस कॉइन SUI बेरिश ट्रेंड में जा रहा है, राइट? जी, इसने अपनी एक ये कैंडल बनाई बड़ी वाली, इसको क्योंकि पिछली रेड से अगली ग्रीन वाली या अगली ग्रीन से पिछली रेड वाली हो, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको एनगल्फ कहते हैं। सो दिस इज पिछली रेड कैंडल्स का साइज देखें, और उसकी अगली जो कैंडल ग्रीन बनी है, इट वाज बिगर देन द प्रीवियस रेड कैंडल। यहाँ पे आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, बॉटम पे लगा, और इसके ऑलमोस्ट बॉटम भी सेम है, तो ये ट्विजर बॉटम भी बनता है, व्हिच इज अनदर कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ से आप देखें
अगर आपने उसके बाद भी कैंडल क्लोजिंग के बाद की हो 10-14% 4-5 दिन में आपका लग गया। सो आप उससे उसके टॉप हाई से टॉप लो पिछला एपिसोड में जो हमने फिब बनाई है वो लगा के आप इसके टीपीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर एंटरिंग वी बोलिंजर बैंड। थैंक यू। सही है। जब असैसिन आप ये अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहे होते हो ना, तो मेरे अंदर एक चीज ये हो रही होती है कि यार माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई स्किल दी है। मुझे अलग स्किल दिए हुए, टीम में हर बंदे को अलग स्किल है, लेकिन माशाल्लाह असैसिन के जो टेक्निकल एनालिसिस के स्किल्स हैं उस पे एक मूवी भी बन सकती है। एंड आई थिंक ही कैन इंटरप्रेट द चार्ट्स बेटर देन एनीवन। लाइक अगर लव स्टोरी लिखनी हो चार्ट्स की आपस में कि भाई बिटकॉइन की क्या मोहब्बत है इथेरियम के साथ, तो मेरे ख्याल से असैसिन से बेहतर वो स्टोरी कोई नहीं लिख सकता। ज़ैन, वुड यू लाइक टू सम अप द कन्वर्सेशन? जी अदनान भाई, तो आज हमने काफी अच्छी बातें की। फर्स्टली हमने मार्केट एनालिसिस दी हमेशा की तरह और दिखाया कि बिटकॉइन जैसे अपने एक्यूमुलेशन फेज में था और अब उसकी आगे क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रहेगी। फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ गए, टेक्निकल टूल के ऊपर गए, बोलिंजर बैंड जो वॉलेटिलिटी गेज करने के लिए यूज होता है, तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कैसे यूज करा जाता है वो भी क्या कहते हैं हमने दिखाया। क्योंकि हमारी ऑडियंस को शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन का भी बहुत शौक है, तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हमें स्पॉट सिग्नल्स के बारे में बताएं, शॉर्ट टर्म के बारे में बताएं। उससे रिलेटेड भी अभी हम एक बहुत अच्छी न्यूज इंशाल्लाह शेयर करेंगे अपने प्रीमियम और प्लैटिनम मेंबर्स के साथ और जनरल मेंबर्स के साथ भी जो हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप हैं। जी, और इसी के साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। आई एम एन इंस्पायर्ड एनालिस्ट एट द एंड ऑफ द डे एंड आई एनालाइज एवरीथिंग। आप हमारी आज की पॉडकास्ट देखें और हमारे जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं उनका कम्युनिकेशन का अंदाज देखें और इसको कंपेयर करें हमारी फर्स्ट एपिसोड के साथ, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि इस वक्त सिर्फ एक बंदा इंस्पायर्ड एनालिस्ट नहीं, यहाँ पे हमारी सारी टीम वाले माशाल्लाह एनालिस्ट हैं, इंक्लूडिंग ओवर मेंबर्स एज वेल हु आर वाचिंग ओवर पॉडकास्ट। कहने का मकसद ये है कि आपने ठीक नॉलेज लेना है मार्केट के अंदर, और ये सारा नॉलेज होता है थोड़ा मुश्किल होता है इसको डाइजेस्ट करना, इसको ग्रैस्प करना, क्योंकि काफी हद तक ये बोरिंग हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग सही तरीके से सीखना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं कि क्रिप्टो के टेक्निकल्स और फंडामेंटल कैसे काम करते हैं, तो हर एपिसोड में हम कोई ना कोई अपना टेक्निकल एनालिसिस लेके आते हैं, कोई ना कोई इंडिकेटर लेके आते हैं, और उसके साथ साथ हमारी टीम वाले आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दे रहे होते हैं कि मार्केट किस तरफ चल रही है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए हम सब टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम भी सीखें और आपको भी सिखाएं। इसीलिए मैं आपको कहूंगा काइंडली हमारी पॉडकास्ट को सपोर्ट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, हमें काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। अगली एपिसोड तक आपको दोबारा मुलाकात होगी आप सबके साथ। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।